सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का क्लास 12 का फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर था, ठीक है, 2022 का, तो उसका सॉल्यूशन है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट ये जो सॉल्यूशन है दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 2022 में बोर्ड एग्जाम अपियर किया है, ठीक है। तो मैं ये डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग 2023 या 24 में अपियर होंगे वो लोग अगर बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो इसके कमेंट में ना दें कि मतलब यार क्यों मैंने इतने शॉर्ट में डिस्कशन किया है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जो 2022 में अपियर हुए, इस साल अपियर हुए, ठीक है। उन लोगों के लिए सोल्यूशन है। तो पेपर में देखिए आपका इस बार जो पेपर का पैटर्न था मतलब वो ऑलमोस्ट पहले के जैसे ही था कि आपको 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, दो मार्क्स के 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पैटर्न में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, यहाँ पे बस चॉइस ऑप्शंस ज्यादा थे बस, ठीक है। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चंस आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए बॉडी इफ इट्स टोटल चार्जेस 16 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन। तो बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता क्या है वो पहले पूछा था, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि Q इज इक्वल टू एन ई, तो इसको यूज करना है। तो Q दिया हुआ था आपका, ठीक है। क्यू आपका दिया हुआ है, ई आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, एन निकालना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू 100 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, तो यहाँ पे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 अगर हो गया तो ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता, IG इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। IG इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 जो है दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आ गया विच ऑफ गॉस एंड टेस्ला इज ए बिगर यूनिट। तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टेस्ला बड़ा यूनिट है, गॉस छोटा यूनिट है, ठीक है। राइट द रेशियो ऑफ 1 गॉस एंड 1 टेस्ला। सो 1 गॉस/1 टेस्ला कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गए फिल इन द ब्लैंक। तो वेबर और इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। देखो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो फाई हो गया आपका वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, ए मीटर स्क्वायर, और बी क्या है, टेस्ला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और आप लोगों ने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा कि सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने ये चीज पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे व्हेन ब्रूस्टर्स लॉ इज एप्लीकेबल। सो इट इज 90 डिग्री, ठीक है। इन ए प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मीडियम डेविएशन देयर आर डैश वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। डैश वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब देखिए आपने जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन और इधर पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ग्राफ कुछ ऐसा था आपका, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है दिस इज एंगल ऑफ मीडियम डेविएशन। बट इसको छोड़ के ऐसे बाकी हर जगह पे दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा, ठीक है। सो एक्सेप्ट इन ए प्रिज्म एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ मीडियम डेविएशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोड्यूसिंग सेम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद डी ब्रोगली का ये क्वेश्चन, डी ब्रोगली इन 1924 रीजन दैट नेचर वाज सिमेट्रिकल एंड द टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज, ये मैटर और एनर्जी होगा, मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर। अब ये देखिए ये टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में पेज 398 में था। तो अगर ये किसी ने पढ़ा है तो तभी मैं समझता हूँ इसका आंसर कर पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट पढ़ा नहीं है तो करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैटर एंड एनर्जी होगा यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH बाई ट्वाइस पाई, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 होगा, तो h बाई ट्वाइस पाई हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, डायोड रिवर्स करंट। डायोड रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, रिवर्स करंट हमेशा बहुत कम होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होता है। The act of transmission of information is communication. That is the definition of communication. H2O is polar. This dielectrics में जो polar dielectrics, non polar dielectrics है, वहां पे ये पेज नंबर 71 में दिया होता है। हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। इसमें एनी 10 ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर टू चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2 एंड अंदर चार्ज प्लस Q इज प्लेस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए, यहाँ पे ये प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, ठीक है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। तो मतलब Q1 दिस इज Q1, सो Q1 और Q के बीच में तो कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से डाइवर्ज करेगा बिकॉज ऑफ दिस Q। और फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना था, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, बट इसे थोड़ा ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे 1 बाय, देखो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है ना, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। 1/4πε0 का वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है कि ये 9 to 10.9 होता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर आप यूज करते हो तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, ये नहीं यूज करना है। फिर यहाँ पे पूछा है दो सर्किट सेम है कि नहीं है, हाँ ये सेम है, दोनों का अगर रेजिस्टेंस निकालते हो तो आपको 2 ओम मिलता है, ठीक है। मतलब ये जो सेकंड सर्किट है इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि बीच वाला पार्ट यहाँ पे है ना, तो ये 2 ओम, इस साइड 2 ओम हो जाएगा, इस साइड 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया, तो 2 ओम मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आएगा। ये 4 और 4 पैरेलल में है, तो यहाँ पे भी ये 2 ओम ही है। फिर व्हाट विल बी द टोटल चार्ज Q इन ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, डायमीटर D एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, पाई d²/4 × L। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकाला था, प्रैक्टिकल में किया था। फिर N हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज यहां से निकल गया, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुटेबल फॉर मोर सुटेबल देन ए वोल्टमीटर। इसका भी आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पे पेज नंबर 123 में, कि ड्रॉज नो करंट एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। अगर सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो वोल्टमीटर से हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर होगा तो वो करंट ड्रॉ करेगा, सेल से करंट ड्रॉ करेगा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके साथ एक ऑप्शन था 10 meter long potentiometer wire has a resistance of 18 ohm. If two ends of it are connected to a battery of 5 volt, calculate the potential drop per unit length, ठीक है। तो ये जो AB है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका 18 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 5 वोल्ट बैटरी लगा दिया, 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो 18 ओम और 2 ओम है तो सीरीज में हो गया ना ये रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 हो गया। तो करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, 5 वोल्ट है तो 5 डिवाइड बाय 20, तो मतलब 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो 1/4 एम्पियर करंट, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1/4 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम है, ठीक है। सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो, जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 18 ओम। तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 1/4 जो करंट फ्लो कर रहा है इंटू 18, ठीक है, इंटू 18। तो 18 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 इंटू 18 करोगे तो 4.5 वोल्ट आ गया। तो मतलब यहां से ए बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 4.5 वोल्ट हो रहा है। आपको पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 4.5 वोल्ट, लेंथ कितना है 10 मीटर, सो 4.5 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.45 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस, स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। राइट द एनालोगस इक्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी बोला है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा रहा है। इफ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में टाउ m क्रॉस b है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, टाउ p क्रॉस e था, ठीक है। मेंशन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो आप यहां से मत निकालो, यहां से मत निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू ए। आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया। फिर कैन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज, यस इट कैन इंड्यूस, कैन, क्योंकि वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में था, ठीक है। ऑल्सो कैन ए मूविंग चार्ज एक्सर्ट फोर्स और टॉर्क ऑन ए स्टेशनरी मैग्नेट, यस इट कैन एक्सर्ट, ठीक है। ट्राई टू गिव योर आंसर बाय ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ योर ओन, ठीक है। तो इसमें आपको पहले पार्ट में आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा था। कैन ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, देखिए मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द मैग्नेट, अदर मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद इन ए रेनी सीजन, ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन था, E इक्वल टू BLV। तो B देखिए, B यहाँ पे गॉस में दिया था, टेस्ला में कन्वर्ट करना है। स्पीड जो दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। लेंथ 80 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर फॉर्मूला यूज करना है E इक्वल टू BLV, मोशनल ईएमएफ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जा रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.3 है, ठीक है। तो वहां पे देखिए पहले हम लोग पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ये जो है ये बी नॉट है, ठीक है। सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। तो ई नॉट हो गया आपका, ई नॉट निकल गया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस एक्सिस में होगा, इट विल बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इसलिए ई जेड लिखा है, ई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था, ये भी के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, ठीक है। खाली यहाँ पे बी नॉट था, यहाँ पे ई नॉट है, ई नॉट का वैल्यू कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 60, ठीक है। Next question, ozone layer in the atmosphere plays a protective role. Hence, its depletion by chlorofluorocarbon gas is a matter of international concern. ठीक है। फिर आ गया rays parallel to each other but not parallel to principal axis of a concave mirror will meet after reflection at focal plane. ठीक है, focal plane में meet होगा. Draw a diagram in support of your answer. तो ये आपको basically concave mirror draw करना है, ठीक है। और आपको दिखाना है कि वो जो रे है जो नॉट इट्स नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आ रहा है और ये फोकस में आएगा एट द फोकल प्लेन। यहाँ पे आपको फोकल प्लेन ड्रॉ करना था, ठीक है। राइट टू कंडीशंस ऑफ फॉर ए रे टू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और एक बात बीच में बता दूं कि देखिए मतलब ये मैं मेरा टैलेंट है करके नहीं बता रहा हूँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन या तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हाईलाइट किए थे या मैंने एनसीईआरटी डिस्कशन में भी आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड रे शुड ट्रैवल, इंसिडेंट रे शुड ट्रैवल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट एज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट जो थ्री एक्सपेरिमेंट है उनको बताना था। हाउ मेनी प्रोसेस मतलब 3 प्रोसेसेस, ठीक है। फिर इफ एन एरिया इज प्लेस्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, एरिया दिया हुआ है 45 डिग्री, व्हाट विल बी द फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। स्टेट लेंस लॉ, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। नेम द अदर लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पोस्टुलेट दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जैसा है, मतलब एक क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच बाय ट्वाइस पाई। किसने कहा था, नील बोर ने कहा था, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 MeV। 1 MeV मतलब क्या होता है, 1 मेगा, मेगा मतलब 10.6, EV मतलब 1.6 10 पर माइनस 19 जूल, ठीक है। Total energy of electron is minus 13.6. Does that mean that the electron is bound to the nucleus? Yes, because energy is negative. Energy will be required to remove the electron to infinity. कितना होगा, plus 13.6 देने से हो जाएगा। A transistor works as an amplifier with its emitter base junction forward biased and the collector base junction reverse biased. In this state, transistor is said to be in active state. ठीक है। What are logic gates? पेज नंबर 502 में डेफिनेशन दिया है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ड्रॉ द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया, ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नल एंड नॉइस। मैंने बताया था कम्युनिकेशन सिस्टम में या तो ब्लॉक डायग्राम आएगा या डेफिनेशन आएगा, सारे डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नल एंड नॉइस, पेज नंबर 516 में डेफिनेशन दिया है। सिग्नल क्या है, इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, नॉइस क्या है, अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यार डेडली क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 20 किलोहर्ट्ज में कौन सा होता है, म्यूजिक होता है। और 4.2 मेगाहर्ट्ज में क्या होता है, वीडियो सिग्नल। ये पेज नंबर 518 में दिया है, बट ये याद तो यार मुझे भी नहीं था सच बोलूं तो, ठीक है। शो दैट इन ए पर्टिकुलर वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है, पेज नंबर 79 में। ये प्रूव करना था कैपेसिटर्स इन पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा होता है, वो दिखाना था, पेज नंबर 79 में दिया हुआ है, ठीक है। मेंशन एटलीस्ट 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 73 74। कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप साइज कैसा है, और दोनों प्लेट के बीच में कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम है। फिर डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस मतलब 1 फैराड को डिफाइन करना था, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन रेजेस द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, द कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ए कैपेसिटेंस यूजिंग डायमेंशंस ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया, ठीक है। V क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय W। Q मतलब AT, तो Q स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहाँ निकल गया आपका, ये आपका होगा डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस, ठीक है। शो दैट करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ द इज जीरो। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं फ्लो करेगा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो ठीक है। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है। नीचे 3 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, सब जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? What do you mean by mobility of charges? Mobility of charges क्या होता है? Magnitude of drift velocity per unit electric field, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो डेफिनेशन भी याद रहेगा। वेदर इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। शो दैट मोबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था। तो मैग्नीट्यूड अगर फॉर्मूला पता है तो यहां से तो ये निकल ही गया, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका पूछा है ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी आई, if Fe is equal to minus Fe, show that Fe is equal to force due to electric field is equal to negative of force due to magnetic field। तो force due to electric field ये हो गया, force due to magnetic field ये हो गया, ठीक है। अब दोनों ये क्यू ई जे है, ये क्यू वी बी माइनस जे है, तो इन दोनों को अगर इक्विट करोगे तो वी इक्वल टू कितना आएगा? ई बाई बी आएगा, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड को इक्विट किया है। नेम द अरेंजमेंट ऑफ ई एंड बी। यहाँ पे ई और बी जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसका उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रॉस फील्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट small current. Galvanometer has a resistance of 50 ohm. If across its terminals a resistance of 5 ohm is connected, calculate the fraction of current. तो देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका रेजिस्टेंस 5 ओम लगाया है, ठीक है। तो बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं ना, तो वहां पे हम लोगों ने क्या कर किया था? जी आई जी, मतलब आपका ये छोड़िए, एस इक्वल टू क्या था? जी आई जी, आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला था कि नहीं? तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, यूज करके आपको निकालना है आई जी बाई आई, तो दैट इज 1/11, ठीक है, 1/11। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, ठीक है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? जनरल डेफिनेशन। फिर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ सॉलिड निकालने के लिए बोला था, पेज नंबर 220 में दिया हुआ ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना था, ठीक है। उसी डेरिवेशन के नीचे एक एग्जांपल था, सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल 6.9 पेज नंबर 221 में कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया है, तो ये आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स सो दैट इट बिकम्स मीनिंगफुल। तो लो फ्रीक्वेंसी एसी लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैनॉट पास थ्रू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये था। क्यों? क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/ωc। XC इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ओमेगा अगर लो होगा तो XC ज्यादा होगा ना, वही पूछा। राइट इन ब्रीफ द नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्यों डिफाइन करना पड़ता है? तो इसके दो रीजन आपको लिखने थे। इट मेक्स द एम्पियर मैक्सवेल लॉ मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि एम्पियर लॉ में जो मिसिंग टर्म था वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आ गया। फिर इट शोज द सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको लिखना था, ठीक है। इसके साथ एक चॉइस था, अब ये भी अब ऑर्डर में आपको मेंटेन करना था कि फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे हाईएस्ट है गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव, ठीक है। पेज नंबर 280 में दिया हुआ था। फिर स्काई वेव्स और स्पेस वेव के बारे में पूछा है, वो भी आपका स्काई वेव के बारे में मतलब वो आयनोस्फेयर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो चीज आपको एक्सप्लेन करना था, और स्पेस वेव में जो लाइन ऑफ साइट से जो जाता है कम्युनिकेशन, ये वर्ड यूज करने से भी आपका काफी आपको मिल जाएगा 1-1, ये 2 मार्क्स के लिए था ना, ठीक है। तो ये पेज नंबर 520 और 521 में एक्सप्लेन किया था, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ पे वन ही एनी वन बोला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी इफ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जन बीम, जो ये फॉर्म न्यूमेरिकल था फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो इसमें देखिए 12 सेंटीमीटर बोला है, तो मतलब ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यू इसमें प्लस 12 सेंटीमीटर होगा। फिर आपका, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इमेज है इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इमेज आपका लेंस के राइट साइड में है, राइट साइड में, ठीक है। तो ये लेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग को वी निकालना है, ठीक है। फिर और ये रे डायग्राम आपको ड्रॉ करता, तो वी आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगेन पेज 360 ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मेंशन एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट।
व्हाट विल बी द, तो मेंशन एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें कोई भी मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ऑल मोनोक्रोमैटिक सोर्स आर कोहेरेंट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 2.5 लैम्डा। देखिए लैम्डा अगर मतलब पार्ट डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस ट्वाइस पाई होता है, तो 2.5 लैम्डा अगर पार्ट डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 120 eV, ये काइनेटिक एनर्जी है। कैलकुलेट इट्स मोमेंटम एंड स्पीड, तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आ गया तो स्पीड तो आ ही जाएगा, ठीक है। राइट ए फ्यू लाइंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वेव नेचर ऑफ मैटर पेज नंबर 398, डायरेक्ट हेडिंग है, ये टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर, तो उसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो उसमें पेज नंबर 403 का था, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। ड्रॉ नेम द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, बाल्मर फॉर्मूला है, पेज नंबर 421 में लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज बाल्मर फॉर्मूला। यूजिंग द वैल्यू दिस इफ नीडेड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच अल्फा लाइन, ये भी आपका पेज नंबर 421 में कैलकुलेट किया हुआ है, एच अल्फा लाइन का वेवलेंथ कितना है, 656.3 नैनोमीटर। फिर पूछा है कि एच अल्फा एच बीटा एच गामा को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे बड़ा एच अल्फा, फिर एच बीटा, फिर एच गामा। फिर नेम द प्रोसेसेस, तो ये प्रोसेसेस आपको बताने थे, तो पहला एच ही निकल रहा है मतलब अल्फा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब बीटा माइनस, इसमें पॉजिट्रॉन निकल रहा है मतलब बीटा प्लस, ठीक है। ये तो फ्यूजन रिएक्शन था, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज कर रहा है तो ये फ्यूजन रिएक्शन हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब ये बीटा माइनस हो गया, ठीक है। फिर आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट के बारे में था, तो फिगर 14.19 एंड फिगर 14.20 ये ड्रॉ करना था यहाँ पे, ठीक है। वेव पैटर्न भी वहीं पे दिया हुआ है। फिर आपका आ गया डिस्क्राइब एनी वन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो पेज नंबर 486 में दिया हुआ है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल्स, तो कोई एक आपको एक्सप्लेन करना था। फिर व्हाट इज एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर जो डेरिवेशन है पेज नंबर 224 में, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राफ भी वहीं पे था आपका। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, क्या क्या थ्री टाइप्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अगेन ये आपका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज द इक्विवेलेंट डीसी करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम एवरेज पावर लॉस एज एसी, ठीक है। फिर शो दैट द रेशियो ऑफ आरएमएस एसी टू इट्स पीक वैल्यू इज 0.707, आप लोगों ने ये वाला तो प्रूफ किया होगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, वही चीज दूसरे तरीके से पूछ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब विच ऑपरेट्स एट 12 वोल्ट डीसी is connected to an AC source and glows normally. What would be the peak value of the source? ठीक है, तो 12 वोल्ट डीसी अगर बोला है मतलब वो आरएमएस है, तो वो 12 वोल्ट है, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा 12 रूट 2, है कि नहीं। फिर ड्रॉ डिस्कस एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर, पेज नंबर 234, जिसमें कि वोल्टेज और करंट आपको दिखाना है कि वो दे आर इन सेम फेज। फिर व्हेन एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सेपरेटली देन करंट इन बोथ द केसेस आर एक्सप्रेस्ड एज गिवन बिलो, ठीक है। तो इसके बारे में बताना था, तो इसमें बेसिकली आपको ये बताना था कि कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो करंट, देखिए कैपेसिटर के लिए करंट ये था और इंडक्टर के लिए दिया हुआ है, तो कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। इंडक्टर के साथ कनेक्ट जब करते हैं तो उस केस में करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। सॉरी एक्चुअली फर्स्ट वाला इंडक्टर है, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैंने गलत उल्टा बोल दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला है, ठीक है, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर, तो इसमें इंडक्टर में माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो आपका V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, तो इसका मतलब आपका जो इंडक्टर में जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से, और कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, ठीक है। मतलब आपको फेज एंगल के बारे में पूछा है कि कहां पे करंट आ गया, कहां पे करंट पीछे। फिर फ्रिंज विद, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंज विद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपका इसी फॉर्मूला को यूज करने के था कि इसमें आपको लैम्डा, खाली लैम्डा नैनोमीटर में है तो 10⁻⁹, डी मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। When double slit experiment is replaced by single slit, तो नेम द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस, तो पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड पैटर्न विद सेंट्रल ब्राइट रीजन इज सीन,
broad pattern with central bright region is seen. ठीक है. What is the phenomena due to which we see colors? That is diffraction. ये भी NCERT में है, पेज नंबर 368 में. ठीक है. Mention at least one difference between the interference and diffraction. ये भी आपका पेज नंबर 371 में है. Describe a simple experiment by which you can observe diffraction phenomena. ये भी आपका NCERT में फिगर 10.18 देखिएगा. टू रेजर ब्लेड्स करके दिया हुआ है डायग्राम. ठीक है. What do you mean by polarization of light? That is restriction of light wave, vibration of waves onto a particular plane. Name the law which gives intensity. That is the Malus law. ठीक है. Mention two ways of observing polarization. That is scattering and reflection. Find out the Brewster's angle when there is a transition of light from air to glass. तो फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू 10 IP. ठीक है. तो IP क्या हो जाएगा? ब्रूस्टर एंगल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ म्यू. ठीक है. म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5. तो डायरेक्ट आंसर हो गया. फिर एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट पूछा था. तो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है, सॉरी, इक्वेशन 13.7, इक्वेशन पेज नंबर 443, ये वाला इक्वेशन मास डिफेक्ट का, ये आपको लिखना था. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन वही भी दिया हुआ है. ऑब्टेन द बाइंड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी. अब इस केस में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. न्यूक्लियस नाइट्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पूछा था. एक्सरसाइज 13.3, उसका आंसर 104.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम पूछा था. ठीक है. मॉडरेटर क्यों यूज करते हैं? टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन. ठीक है. क्या, कौन से मटेरियल यूज करते हैं? वाटर, हैवी वाटर, ग्राफाइट. ठीक है. थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पूछा था. तो पेज 457 में इसके बारे में दिया हुआ है. फिर ये क्वेश्चन आपका नैंड गेट, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये जो दो गेट्स है, पहला गेट आपका एंड गेट है, दूसरा और गेट है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.17. ठीक है. फिर नॉर गेट दिखाना है, नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट. ठीक है. वो भी एज यूजुअल क्वेश्चन ही है आपका. ठीक है. ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया. ठीक है. ट्रूथ टेबल मतलब आपको पता अगर चल गया कि ये पहला वाला एंड गेट है, दूसरा वाला और गेट है, तो ट्रूथ टेबल बन ही जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज द पेपर डिस्कशन. ठीक है. आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा. ठीक है. और सॉल्यूशन देख के आपको कुछ टेंशन होता है तो अभी कुछ आपको सोचना नहीं है. आपको अभी केमिस्ट्री का एग्जाम करना है. ठीक है. बाकी सारे एग्जाम अच्छे करने हैं. फिजिक्स जो हुआ सो हुआ. इसके बाद जो बाकी एग्जाम्स हैं वो अच्छे करने हैं. इसमें अगर 4-5 मार्क्स लूज भी किया है तो दैट यू हैव टू मेक अप इन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स. ओके. माय बेस्ट विशेस फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स.